नमस्कार, सुबह 9 बजे 9 बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित पालिक। अगले 1 घंटे में आपको दिखाएंगे हर वो खबर जिस पर आपकी नजर रहने वाली है। साथ ही वो खबरें दिखाएंगे जिनको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे और ये तस्वीरें खुद अपनी कहानी बयां करेंगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय गौरव दिवस मनाने के लिए बिहार के जमुई का दौरा करेंगे और साथ ही भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट का अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी बिहार को बड़ी सौगात भी देने वाले हैं। दूसरी बड़ी खबर ईटानगर से है, जहां एक सनकी ने अस्पताल में तलवार से हमला करके 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और 6 लोग अभी भी घायल हैं। पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में एक हिंदू परिवार पर पथराव को लेकर बवाल हुआ। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से हिंदू संगठन के प्रदर्शनकारियों को शांत कराया है, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। वहीं गाजियाबाद में एक शख्स ने गन पॉइंट पर दबंगई दिखाई और एक शख्स के मुंह में ही पिस्तौल डाल दी। यहां पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। टोंक पुलिस ने नरेश मीणा पर जानलेवा हमले के मामले में एफआईआर दर्ज की है और एफआईआर में कहा गया है कि नरेश ने अपने साथियों के साथ मतदान करवा रहे कर्मचारियों पर जानलेवा हमला किया। यह शिकायत एसडीएम अमित कुमार की तरफ से दर्ज करवाई गई है। नरेश मीणा को कल उसके गांव से गिरफ्तार किया गया था और उससे पहले हुई हिंसा में कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। यह सारा बवाल उस वक्त शुरू हुआ जब नरेश मीणा ने वोटिंग के दौरान ड्यूटी पर तैनात एसडीएम को थप्पड़ मारा था। और देश आज जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है। इस मौके पर दिल्ली में संसद भवन में खास कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहां श्रद्धांजलि दी उन्हें। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी शामिल हुए। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सनातन धर्म और हिंदुओं को लेकर बड़ा बयान दिया। इंडिया टीवी के साथ खास बातचीत में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अगर अब कोई हिंदू धर्म को छेड़ेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। धर्म विरोधी ताकतें हमारे देश में ही हैं जो हिंदुओं के खिलाफ काम कर रही हैं। इसके लिए वो पूरे देश के हिंदुओं को एक करने के लिए यात्रा निकालने जा रहे हैं। वर्तमान में धर्म विरोधी ताकतें, हमें तो ये पता था कि विदेशी ताकतें धर्म विरोधी होती हैं, कुछ तो ऐसे भी धर्म विरोधी हैं। अब हम क्या कह दे, में राष्ट्रद्रोही हैं, राष्ट्र के खिलाफ बातें करते रहते। एक अब संत कहें, क्या कहें उनको, एक है तथाकथित शंकराचार्य भगवान। वो कहते हैं कि 370 को पुनः वापस किया जाए, मतलब वो भारत को पाकिस्तान बनवाना चाह रहे। गजब है। हम बहुत स्पष्ट रूप से कहें, भारत को भारत रहने दिया जावे। अब हम दोनों गुरु भाइयों ने प्रण कर लिया कि गुरुदेव भगवान के विजय रथ को लेकर अब कोई गुरुदेव भगवान के खिलाफ या राष्ट्र के खिलाफ या सनातन धर्म के खिलाफ बोलेगा, सभी रामानंदी, सभी संप्रदायों के संत, महंत, आचार्य, ये सब भगवान जितने खड़े हुए हैं, इन संतों को लेकर हम गुरु भाई अब एक नया नारा देंगे कि छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। पहली बात तो ये है कि अब हम सबको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आवाज को मुखर करना पड़ेगा। पहले लोग डरते थे हिंदू कहने में, हिंदू बोलने में, धर्म विरोधी कहीं उपद्रव ना कर देवे, मार ना डाले। अब हम लोगों को हिंदुओं को न जगाना है न बचाना है। अब तो नया नारा देना है कि छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। और दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली एनसीआर में आज से ग्रैब 3 लागू किया जाएगा और दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को चलते फैसला ये लिया गया है कि अब यहां पर कई सारी चीजें बंद कर दी जाएंगी। दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल वाहनों के चलने पर रोक रहेगी। एनसीआर में निर्माण और तोड़फोड़ पर प्रतिबंध लगा रहेगा और दिल्ली में आज सुबह 8 बजे से ग्रैब 3 के नियम लागू हो जाएंगे। ये नियम सिर्फ दिल्ली नहीं, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी लागू होगा क्योंकि एनसीआर का हिस्सा है। और दिल्ली में आज भी पॉल्यूशन के वही हालात हैं। आज भी AQI 400 के पार है। आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 441, जबकि अशोक विहार में 440 रिकॉर्ड हुआ है। और दिल्ली के दूसरे इलाके में भी अब हालात बदतर होते जा रहे हैं। तो दिल्ली में हालात को देखते हुए अब ग्रैब 3 लागू किया जा रहा है, जिसके चलते निर्माण कार्य, तोड़फोड़ के कार्य सब रोक दिए जाएंगे।
प्रदूषण से ये प्रॉब्लम सर, क्या नाम है, जैसे कि सांस लेने में प्रॉब्लम आती है और जी गले में स्क्रैच आती है, और जी जैसे कि हमारे अदर स्टेट में आके जैसे हरियाणा होगा, ये करनाल साइड में जो पराली वगैरह प्रदूषण वगैरह जो फूकते वगैरह है ना, जो उससे प्रदूषण जो बढ़ता है, ये उससे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और जी गले में स्क्रैच होती है, सर्दी नजला जुकाम लगता है ये। और जो प्रदूषण है डीजल वगैरह जो गाड़ियाँ है ना, जो ओल्ड मॉडल है सर, ये इससे भी बहुत सारी बीमारी पनपती है सर, वो जैसे आती है सर। ये सरकार को कंट्रोल करना चाहिए इसके बारे में सर। पोल्यूशन से बहुत दिक्कत होती है भाई, बुजुर्गों को सांस लेने में भी दिक्कत होती है, हमें भी होती है। और जो ये पराली वगैरह फूकते हैं, इससे भी प्रदूषण होता है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है इससे भी। मेन इसका रीज़न सर ये डीजल वगैरह की जो गाड़ियाँ ओल्ड गाड़ियाँ चल रही है ना सर, ये डीजल का जो धुआं निकलता है, इससे भी सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, प्रदूषण से बहुत प्रॉब्लम होती है। और हमारे साथ अनामिका भी जुड़ गई है। अनामिका, इस वक्त क्या हालात आपको लग रहे हैं? जो ग्रैप 3 लागू हुआ है उसके बाद से क्या क्या असर देखने को मिला है, और साथ ही स्कूल जाने वाले बच्चों को लेकर भी क्या फैसले लिए गए हैं? जी अमित, हालात बुरे हैं इस समय दिल्ली एनसीआर में। जो लोग रह रहे हैं उनकी सांसों में संकट है। आप मेरे पीछे तस्वीर अगर देखें तो मेरे ठीक पीछे राष्ट्रपति भवन है और आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, राष्ट्रपति भवन की इमारत जो स्मोक की चादर है उससे पूरी तरीके से ढक चुकी है। प्रदूषण इतना ज्यादा है। हालांकि आज थोड़ी सी धूप निकली है, इसलिए कल से बेहतर स्थिति है, लेकिन इस स्थिति को बेहतर कहना सही होगा या नहीं ये नहीं कह सकते, क्योंकि प्रदूषण आज भी बहुत ज्यादा है। AQI 400 के पार है। दिल्ली में लगातार अभी, क्योंकि अब ग्रैप 3 की जो पाबंदी है वो लागू कर दी है, 8 बजे से पाबंदी लागू हो जाएगी। जो प्राइमरी तक के स्टूडेंट्स हैं, यानी 5th क्लास तक के बच्चे हैं, उन्हें ऑनलाइन अब घरों में पढ़ाया जाएगा, लेकिन जो उसके ऊपर की क्लासेस है 5th से लेकर 12th तक, उन्हें स्कूल जाना होगा। ये प्रदूषण सबसे ज्यादा बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए खतरनाक है। जो पेरेंट्स हैं लगातार डिमांड करते आ रहे हैं कि स्कूल्स को बंद करना चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस शुरू करनी चाहिए। स्कूल्स ने आउटडोर जो एक्टिविटी होती है उसे भी बंद कर दिया है। आज मीटिंग भी है ग्रैप 3 के, क्या नियम होंगे, क्योंकि कुछ नियम तो तय है, कुछ नियम दिल्ली सरकार खुद तय करती है। ऑड इवन पे चर्चा होगी और कैसे जो बाकी ऑफिसेज हैं उनको क्या ऑनलाइन करना है, वर्क फ्रॉम होम देना है, इस पे भी कई चर्चाएं होंगी। अमित बिल्कुल, और साथ ही जो आप बता रही हो, तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, क्या सरकार की ओर से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है? क्योंकि ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सिर्फ सरकार बोल दे और लोग उसको मान लें, क्योंकि लोगों को बताना पड़ेगा कि कौन कौन सी ऐसी चीजें जिसको आपको बंद रखना है, जिसके चलते प्रदूषण हो सकता है। अमित देखिए, 4 कारण हैं दिल्ली में प्रदूषण के। सबसे बड़ा कारण है डस्ट पॉल्यूशन और गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण। इन दोनों कारणों पे कंट्रोल किया जा सकता है। जो पराली का प्रदूषण है, हालांकि वो दूसरे राज्य से आता है, इसलिए उसे दिल्ली की सरकार या दिल्ली के लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। इसीलिए दिल्ली सरकार लगातार कैंपेन चला रही है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, यानी अब जब रेड लाइट 2 मिनट की है तो आप अपनी गाड़ी बंद कर दीजिए, जिससे जो गाड़ी से होने वाला प्रदूषण है उसे कम किया जाएगा। सरकार कहती है कि एक दिन में एक गाड़ी रेड लाइट में आधे घंटे तक रुकती है, उसमें सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। ऑटो जो है उनपे ये स्टिकर्स लगाए गए कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, लेकिन सरकार ये सब फैसले तब लेती है जब प्रदूषण बढ़ने लगता है। पूरे साल क्या होता है ये ना सरकार बताती है, सरकार तब एक्टिव होती है। लोगों को समझना होगा कि प्रदूषण इतना खतरनाक है। हर साल, मतलब एक स्टडी बताती है कि करीब 14 लाख लोगों की जान चली जाती है, और पूरी दुनिया में तो प्रदूषण की वजह से जो आंकड़ा है वो भी 70 लाख के करीब है। तो सोचिए कितना खतरनाक है यह प्रदूषण, जो लोगों की जान लेता है। लाखों की तादाद में लोगों की जान चली जाती है। लेकिन इसी तरह से अगर देखा जाए कि जो जानलेवा हो जाती है प्रदूषण, उसी तरह से जो लोग जिनका दिमाग प्रदूषित हो जाता है वो भी दुनिया के लिए और खासतौर पे अपने समाज के लिए खतरनाक हो जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में तो कुछ ऐसा ही हुआ है। यहां पर ईस्ट कामेंग जिले में सिप्पा जिला है, यहां पर अस्पताल है। गुरुवार को एक इसी तरह से प्रदूषित मानसिक वाला एक व्यक्ति पहुंचता है तलवार लेके और ताबड़तोड़ हमले कर देता है। आओ देखता है ना ताओ, और सीधे तलवार से हमला करता है। लोगों की मौत हो जाती है, कई लोगों की जान चली गई है। मौके पर ही 3 लोगों की जान चली गई, 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मरने वालों में आरोपी की पत्नी और उसकी 2 साल की बेटी भी शामिल है। वहीं हमले के बाद पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया है। अब इस दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर भी हमला कर दिया। अब क्यों, किस लिए इस व्यक्ति ने हमला किया, ये अब पुलिस पता लगा रही है। पूरा रूम फुल कोई
फर्श पर बिखरा खून, जगह जगह खून के धब्बे। ये तस्वीरें बता रही हैं कि यहाँ कुछ बड़ी घटना हुई है। कमरे के अंदर अफरा तफरी का माहौल है, लोग बदहवास हैं, कोई कुछ बता नहीं पा रहा है। ये तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट कामेंग जिले की हैं, जहां सिपा जिला अस्पताल में गुरुवार को सुबह 11 बजे एक शख्स ने तलवार से हमला कर दिया। इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में आरोपी की पत्नी और बेटी शामिल है। साथ ही अस्पताल के एक मेडिकल अटेंडेंट की भी इस हमले में मौत हो गई है। वहीं इस हमले में 6 अन्य लोग घायल हो गए, जिसमें से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की जानकारी मिलने पर सिप्पा पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी तत्काल मौके पर पहुंचे और हमलावर को रोकने की कोशिश की। इस दौरान सिप्पा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज के हाथों पर भी चोटें आई। नहीं, अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल में, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। वो एक्यूज हमारे कस्टडी में है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मेन चीज है कि हमें जो इंजूर हुआ है उसको हमें कैसे सेव करना है, दैट इज टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। कानून है इंडिया का। हमारा जो कानून जो इतना स्ट्रॉन्ग कानून है कि ये बंदा जो किया है इसको हम मैक्सिमम पनिशमेंट, जो जितना बड़ा से बड़ा पनिशमेंट होता है वो हम करेंगे, वो इमीडिएटली करेंगे हम इसको। अभी हमारे कस्टडी में है, उसका भी सुनने में आया कि उसको भी बहुत बड़ा चोट लगा है, सुनने में आया है। तो हम अभी देख लेंगे उसको, जो भी हमारे तरफ से होता है हम करेंगे। आरोपी बामेंग का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि इस हमले में उसे भी चोट लगी है, लेकिन दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने पूरे अरुणाचल प्रदेश में सनसनी फैला दी है। अस्पताल में हुए इस हमले के बाद राज्य सरकार अब एक्शन मोड में आ गई है। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि आरोपी को सख्त सजा दिलाई जाएगी। जैसे कि आपने बोला कि कलकत्ता इंसिडेंट के बाद में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि हर एक जनरल हॉस्पिटल में पुलिस आउटपोस्ट दिया जाए, लेकिन हमारे यहाँ पुलिस का तो कमियां हैं। आउटपोस्ट नहीं होने से भी हम अपना होम डिपार्टमेंट के साथ बात करके जितना सकेगा हम सिक्योरिटी देने की कोशिश करेगा। और अभी ये बात चल ही रहा है, अभी इसका हम लोग पूरा और दोबारा से फिर बात करेंगे। और मेरा ख्याल से हर एक हॉस्पिटल में कम से कम जनरल हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सिक्योरिटी देना बहुत जरूरी है। नहीं, उसको सरकार का तरफ से कुछ ना कुछ जरूर हम लोग करेंगे। हम लोग इसको अपना जितना सकेगा, उनका सहानुभूति है उसका ऊपर में हम लोग, लेकिन सरकार का तरफ से जरूर कुछ ना कुछ किया जाएगा। और जो लोग अभी जैसे मैंने बताया है उसको पकड़ा गया है, अभी वो अभी जेल में है, उसको कड़ी से कड़ी सजा देगा। अब अचानक हुए अस्पताल में हमले से लोग सख्ते में हैं। इसी तरह से हमले किए जा रहे हैं महिलाओं पर जो अपनी रोजी रोटी के लिए दुकान चलाती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश की, जहां पर शाहजहांपुर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का मामला सामने आ गया। शाहजहांपुर के नई सड़क इलाके में हिंदू समुदाय के एक परिवार के ऊपर कुछ मुस्लिम महिलाओं ने पथराव किया। इसके बाद हिंदू संगठन भड़के और उन्होंने इसको लेकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने एक्शन में देरी की तो बाजार बंद करवाया गया। इस बीच वीडियो बना रहे एक मुस्लिम युवक की पिटाई भी की गई। पुलिस ने पथराव कर रहे आरोपियों को हिरासत में लिया है। पूरे इलाके में पुलिस बल भी तैनात की गई है। दनादन युवक को थप्पड़ पड़ रहे हैं। दर्जनों लोगों की भीड़ ने युवक को घेर रखा है और उसकी पिटाई हो रही है। वो बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा। मौका मिलने पर वो भागने में कामयाब तो हुआ, लेकिन फिर भीड़ उसके पीछे पड़ गई। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने उसे भीड़ से छुड़ाया और जब अपने साथ ले जाने लगी तो भीड़ ने पुलिस की गाड़ी को ही घेर लिया। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर की हैं, जहां इस युवक की पिटाई इसलिए हो गई क्योंकि ये प्रदर्शन कर रहे हिंदुवादी संगठनों का वीडियो बना रहा था। ये लोग कुछ मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ थाने में शिकायत लेकर आए थे। मुस्लिम महिलाओं पर आरोप है कि वो हिंदू परिवार पर ईंट पत्थर फेंकती हैं और उन्हें डराती धमकाती हैं। इस इलाके में 1-2 ही हिंदू परिवार रहते हैं। शाहजहांपुर के नई सड़क के मछली बाजार में कुछ हिंदू परिवार रहते हैं जो मछली बेचकर अपने घर का गुजारा करते हैं। वहीं पे एक बहन का घर है जहां पर 3 महिलाएं हैं और मात्र केवल 1 पुरुष है। उनको वहां से भगाने के लिए उनको प्रताड़ित प्रतिदिन करते हैं वहां पर रहने वाली एक मुस्लिम महिला। 4-5 महिला हैं, उसका समस्त जो मुस्लिम समाज है वो उनका सपोर्ट करता है। 3 दिन पूर्व उन्होंने वहां घर पे पत्थर फेंके, ईंटों से हमला किया। शिकायत दर्ज होने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई, गुरुवार को फिर से हिंदू महिलाओं पर हमला हुआ तो हिंदू संगठनों ने आजाद चौक से लेकर बस स्टैंड की सभी दुकानें बंद करवा दी। सड़कों पर धरना देकर नारेबाजी करने लगे। आज पूरा शहर बंद करने की चेतावनी दे दी। उन महिलाओं ने पुलिस की मौजूदगी में मेरे ऊपर भी ईंट से पत्थरों से हमला कर दिया।
ये पुलिस गवाह है, वहाँ पर 5 लोगों 25 लोग गवाह देना। पुलिस की मौजूदगी में इस प्रकार का अपराध जो मुस्लिम महिलाएं, हिंदू महिलाओं को प्रताड़ित कर रही हो, समस्त मुस्लिम समाज उनको सपोर्ट करता है। इस घटना के विरोध में आज हमने यहाँ चक्का जाम किया है। हिंदू संगठनों का आक्रामक रुख देखकर पुलिस हरकत में आई और हमला करने वाली महिलाओं को गिरफ्तार किया है। दृष्टा पुलिस ने सभी आरोपियों को जो विवाद कर रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया। तो इसी मामले में जो विवाद करने वाले लोग थे उनके खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और उनको हिरासत में लेके अग्रिम कार्रवाई की गई है। और यहाँ पर जो लोग अपनी मांगों को लेके इकट्ठे हुए थे उन लोगों से चर्चा की, शांतिपूर्ण वातावरण में बातचीत की है। आपने देखा किस तरह से एक हिंदू परिवार के ऊपर दबंगई दिखाई गई। आपको उत्तर प्रदेश ले चलते हैं, गाजियाबाद, जहां पर इसी तरह से हैरान करने वाली तस्वीर आई है और दबंगई देखने को मिली है। यहां पर एक शख्स ने पिटाई करते हुए एक शख्स के मुंह में पिस्तौल लगा दी और पिस्तौल लगाने के बाद उसको मारा, पीटा, उसका वीडियो भी बनाया। अब जब वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया है, अब उसकी तलाश की जा रही है। युवक की बेरहमी से पिटाई, युवक के मुंह में डाली पिस्टल। ये हैरान करने वाला वीडियो यूपी के गाजियाबाद का है, जहां एक दबंग एक लड़के की बेरहमी से पिटाई कर रहा है। पहले वो लड़के के पीठ पर घूंसे मारता है, उसके बाद थप्पड़ जड़ देता है। इसके बाद दबंग अपनी जेब से पिस्टल निकालता है और उसे लोड करके लड़के के मुंह में डाल देता है। इस दौरान दबंग उस लड़के को धमकाता भी है। युवक के मुंह में पिस्टल डालने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में पिटाई करने वाला दबंग का नाम दीपक नागर है, जो गाजियाबाद के इंदिरापुरम के कनावनी इलाके में रहता है। दीपक नागर इलाके का दबंग है और उसके सोशल मीडिया में फायरिंग करने के कई वीडियो मौजूद हैं, जिसमें वो खुलेआम फायरिंग करता दिख रहा है। वहीं युवक के मुंह में पिस्टल डालकर धमकाने का वीडियो सामने आने के बाद अब पुलिस दीपक नागर की तलाश में जुट गई है। साथ ही पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर दीपक नागर उस युवक को क्यों पीट रहा था। अब पिस्तौल दिखा के डराना, फायरिंग करना, मकसद एक ही है कि मेरा दबदबा बना रहे इलाके में। ग्वालियर में भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन बहुत ही मामूली सी बात पर पिज्जा ना मिलने पर बदमाशों ने आतंक फैला दिया। बदमाशों ने एसपी ऑफिस से महज 500 मीटर की दूरी पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया और मौके से निकल गए। मध्य प्रदेश में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हो गए हैं, उसका अंदाजा इस वीडियो से लगा लीजिए। हैरान और परेशान करने वाले ये सीसीटीवी ग्वालियर के पॉश इलाके सिटी सेंटर का है, जहां देर रात एक कैफे में ये कार सवार बदमाश पिज्जा खाने पहुंचे। बदमाशों ने कैफे संचालक को पिज्जा बनाने को कहा, लेकिन जब कैफे संचालक ने लेट नाइट होने की वजह से पिज्जा देने से इनकार कर दिया तो गुस्से में आकर बदमाश ने फायरिंग कर दी। गोली की आवाज सुनकर होटल में बैठे लोग दहशत में आ गए और कैफे में भागदौड़ मच गई। इसके बाद बदमाश राइफल लिए काफी देर तक कैफे में टहलता रहा, कर्मचारियों से पिज्जा बनाने के लिए बहस करता रहा। बदमाशों ने कैफे संचालक को पिज्जा की डिमांड पूरी करने की धमकी दी, राइफल लगाकर पिज्जा बनवाया और पिज्जा खाकर वहां से फरार हो गए। हैरानी की बात यह है कि यह घटना विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के एसपी ऑफिस से कुछ ही दूरी पर घटी, जिसे लेकर शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि मामले पर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश में जुट गई है। एक कैफ़े में लेट नाइट 12 बजे के बाद एक इंसिडेंट हुई है, जिसमें कुछ युवक आए थे। उन्होंने कैफ़े में लेट आवर्स में खाने की डिमांड की थी। उस पर कुछ इश्यू हुआ और उसमें एक हवाई फायर उनके द्वारा किया गया है। पुलिस ने उनको आइडेंटिफाई कर लिया है और जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाश की पहचान कर ली गई है और जल्द ही बदमाश गिरफ्त में होंगे। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि जब पुलिस अधीक्षक कार्यालय के आसपास का इलाका ही बदमाशों से सुरक्षित नहीं है तो बाकी जगह क्या हालात होंगे। अब आपने देखा कि किस तरह से फायरिंग करके लोगों के अंदर दहशत पैदा की जा रही है। तो ये जो बदमाश है, इनका काम करने का ढंग पूरे देश में जैसे लगता है। अब देखिए फरीदाबाद में तो यही हुआ ना, हरियाणा के, जहां दुकान से शराब देने के लिए जब मना कर दिया तो सरेआम उन लड़कों ने क्या की, फायरिंग कर दी। एक के बाद एक गोलियां धाएं धाएं चलती रही और उसके बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। लेकिन पुलिस को अब ये जो दबंगई है और जो फायरिंग की घटना है रोकनी होंगी।
सरेआम गोलीबारी की ये तस्वीर हरियाणा के फरीदाबाद की है, जहां एक शख्स खुलेआम फायरिंग कर रहा है। इस फायरिंग का सीसीटीवी भी सामने आया है। सीसीटीवी में दिख रहा है कि एक दुकान के बाहर 2 कारें खड़ी हैं, एक सफेद रंग की, दूसरी ग्रे कलर की। सफेद कार से आए 2 लड़के दुकान के अंदर जाते हैं और कुछ देर बाद बाहर निकलते हैं तो एक शख्स अपनी जेब से कट्टा निकालता है, साथ ही दूसरी जेब में रखी गोली को लोड करता है और देखते ही देखते फायर कर देता है। इस दौरान दुकान के अंदर मौजूद शख्स दुकान का दरवाजा बंद कर देता है, जिसके बाद वो शख्स तेजी से शीशे की तरफ आता है और तेजी से मुक्का मारता है। इसके बाद दोनों लड़के अपनी कार में बैठकर मौके से फरार हो जाते हैं। गनीमत ये रही कि इस फायरिंग में जान बच के किसी की जान नहीं गई, लेकिन मध्य प्रदेश जो तस्वीर आई है उसको देखकर भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर तो गाड़ी ही एक इस तरह से शख्स चला रहा था कि दूसरे की जान पर बनाई। खबर बैतूल की है, हैरान करने वाली तस्वीर है। यहां एक 5 साल का बच्चा कार की चपेट में आ गया और कार चालक फरार हो गया। अब पुलिस उसकी तलाश कर रही है, लेकिन सीसीटीवी में जो तस्वीर दिख रही है वो तो कुछ और ही इशारा करती है। पांच साल के मासूम सारांश को कार की चपेट में ले लिया और फरार हो गया। देखिए कैसे कार चालक ने सड़क पर पर्याप्त जगह होने के बावजूद बच्चे को कुचलने की कोशिश की। पहले कार चालक वहां पर ठहरा, फिर अचानक चल पड़ा और बच्चे को अपनी कार की चपेट में ले लिया। हैरानी की बात इतनी ही नहीं है, कार से कुचले जाने के बाद जब मासूम बच्चा सड़क पर बैठ गया तो वहां से गुजर रहे लोगों ने भी उसकी मदद नहीं की। 2 युवक और एक युवती वहां से गुजरे, एक पल के लिए ठहरे, मासूम की तरफ देखा, लेकिन मासूम को अकेला छोड़कर वहां से चल दिए। उससे भी हैरान करने वाली तस्वीरें अब देखिए। बच्चे को कुचलने से पहले ये कार जब वहां पर आई उस वक्त बच्चे के साथ एक महिला नजर आ रही है। कार वहीं पर आकर रुक गई, गाड़ी बैक हुई और ठीक उस पोजीशन पर खड़ी हुई ताकि बच्चे को चपेट में ले सके। इस बीच महिला वहां से गायब हो गई। पांच साल के बच्चे को सड़क पर अकेला छोड़ दिया। इसी वजह से बच्चा काफी देर तक सड़क पर बैठा रहा। जिस वक्त कार बैक हो रही थी उस वक्त उसका नंबर सीसीटीवी में दिख गया। कार का नंबर है MP04ZP 5615। ये बड़ा शुक्र रहा कि बच्चा जो है वो कार के नीचे नहीं जा पाया। इसका सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुआ है। उक्त गंभीर प्रकृति का मामला प्रतीत होने पर FIR कायम किया है और इस पर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वाहन कार की भी पहचान कर ली गई है और इस पर शीघ्र उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सवाल खड़ा हो रहा है कि महिला ने बच्चे को अकेला क्यों छोड़ा? क्या कार चालक ने जानबूझकर बच्चे पर कार चढ़ाई? क्या ये वाकई महज हादसा है या फिर कोई साजिश थी? इस सारे सवालों के जवाब पुलिस को तलाश करने हैं। कार चालक फिलहाल फरार है, पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। इसीलिए कहते हैं कि गाड़ी की जो स्टीयरिंग होती है उस पे संतुलन यानी कंट्रोल होना चाहिए। लापरवाही तो आपने देखी, लेकिन अगर रफ्तार ज्यादा हो और आप कंट्रोल ना कर पाए तो क्या होता है? गुजरात के वडोदरा में वही देखने को मिला। तेज रफ्तार कार अचानक दुकान के अंदर ही घुस गई और इस दौरान दुकान के काउंटर पे मौजूद कई लोग इसकी चपेट में आ गए। घटना का जो हैरान करने वाला वीडियो है वो देखिए। ऐसे कार दुकान के अंदर घुसी, उसे देखकर हर शख्स हैरान है। संतुलन बनाए रखें और कानूनों का पालन करें, तभी सही तरीके से आप गाड़ी सड़क पर दौड़ा सकते हैं। लेकिन ये जो नियम है अपनी जीवन में भी लागू करना चाहिए, क्योंकि अगर बेतहाशा आपने अवैध निर्माण शुरू किया तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद तो फिर बुलडोजर ही चलता है। बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर जारी सियासत के बीच कई जगहों पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है। संभल से लेकर जयपुर तक अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में जिला प्रशासन में बड़ी कार्रवाई की और सरकारी जमीन पर बने मकान और गोदाम को जमींदोज कर दिया।
अब फरीदाबाद में भी अवैध कॉलोनी को डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर और नगर निगम के टीम ने जाकर बुलडोजर से साफ कर दिया। उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान, हरियाणा से लेकर मध्य प्रदेश तक अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अवैध रूप से बनाई गई कॉलोनी और घर पर वैध बुलडोजर का एक्शन जारी है। यूपी के संभल में अवैध अतिक्रमण पर बाबा का बुलडोजर चला, जहां सदर कोतवाली में जाम से निजात पाने के लिए एसडीएम, सीओ, इंस्पेक्टर ने पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जिसके तहत तमाम अधिकारी बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंचे और सड़क पर हुए अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के बाद अधिकारियों ने चेतावनी दी कि कोई भी दुकानदार त्रिपाल नहीं लगाएगा और अगर अब किसी ने अतिक्रमण किया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और ये अभियान लगातार पूरे शहर में चलता रहेगा जब तक हम सारे शहर में जो भी नाले और सार्वजनिक स्थानों पे जो अतिक्रमण है अस्थायी और अस्थायी उनको पूरे तरह से मुक्त करके सड़क को यातायात व्यवस्था के लिए और सुगम बनाएंगे। माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश और साथ ही साथ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर हम शहर की यातायात व्यवस्था को और कैसे अच्छा करें, चौराहों को कैसे स्वच्छ और सुंदर बनाएं और शहर के गलियों और मोहल्लों और व्यवसायिक स्थलों को कैसे साफ रखें, इसके दृष्टिगत यह अभियान चलाया जा रहा है। शहर के सुरक्षा और सुंदरता के लिए आगे बढ़े और स्वयं अतिक्रमण के इस अभियान में हमारा साथ दें और शहर के साफ सफाई में भी हमारा योगदान दे। तस्वीरें फरीदाबाद की हैं, जहां खेड़ी बेसलवा कॉलोनी के पास बनाई जा रही अवैध कॉलोनी को डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर और नगर निगम की टीम ने बुलडोजर से गिराया। जानकारी के मुताबिक ये अनऑथोराइज्ड कॉलोनी पिछले कई महीनों से बनाई जा रही थी, जहां 8 महीने पहले ही यहां रहने वाले लोगों को नोटिस दिया गया था, जिसके बाद यहां उस समय भी तोड़फोड़ की गई थी। लोगों को समझाया भी गया था कि यहां पर दोबारा कोई घर ना बनाए, लेकिन लोग नहीं माने और फिर से घर बना दिया, जिस पर अब एक बार फिर प्रशासन ने कार्रवाई की और करीब 50 से 60 घरों को तोड़ दिया गया। ये बसेलवा में एक अनऑथराइज्ड कॉलोनी है। 1 साल पहले ये डेवलप होनी शुरू हुई थी, तो इसको पहले जब 8 महीने के आसपास पहले हमने इसमें नोटिस देके इसमें डेमोलिशन वगैरह कर दी थी। कंप्लीट हमने इसमें डेमोलिशन कर दिया था और लोगों को भी समझाया गया था कि भी आप जो है मत लें यहाँ प्लॉट वगैरह, लेकिन लोग नहीं मानते हैं। अब उन्होंने दोबारा फिर लेके बना लिए अपने मकान वगैरह, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन थे वो भी तोड़ दिए हमने। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में भी अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसके तहत जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने बिलावली इलाके में बड़ी कार्रवाई की। यहाँ हनी छाबड़ा नाम के शख्स ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करते हुए करीब 7000 स्क्वायर फीट जमीन पर मकान और गोदाम बना लिया था, जिसके बाद प्रशासन ने अवैध कब्जे को हटाने के लिए नोटिस भी जारी किए थे। लेकिन जब यहां से कब्जा नहीं हटाया गया तो गुरुवार को नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम यहां पहुंची और अवैध निर्माण को तोड़ना शुरू किया। आज लिम्बोदी में शासकीय भूमि पर बने अवैध रूप से बने गोडाउन को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें लगभग 7000 स्क्वायर फीट पे गोडाउन बना है। इसमें निचले ग्राउंड फ्लोर पे गोडाउन और फर्स्ट फ्लोर पे फार्म हाउस बनाया हुआ है। इसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें बड़ी मात्रा में प्लाईवुड के फर्नीचर और प्लाईवुड के सामान रखे हैं। इस कारण से पूरी बिल्डिंग को डिसमेंटल नहीं किया गया है और सामान हटाने के लिए 24 घंटे का समय दिया है। यदि 24 घंटे में समय नहीं हटाया जाता है तो पूरी बिल्डिंग को डिसमेंटल तो किया जाएगा, लेकिन उसमें जो सामान का नुकसान होगा उसकी जवाबदारी भी संबंधित जो अतिक्रमक है उनकी रहेगी। राजस्थान के जयपुर में भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई, जहां कई अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चला। जेडीए ने जोन 4, 8 और 12 में अलग अलग अवैध कॉलोनियों को चिन्हित किया और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। तमाम राज्यों में चलाए जा रहे बुलडोजर एक्शन से जहां अतिक्रमणकारी घबराए हुए हैं, तो कहीं प्रशासन के एक्शन पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं।